दरभंगा समाहरणालय अवस्थित ईवीएम गोदाम का निरीक्षण दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने संयुक्त रूप से किया शुक्रवार को। और ईवीएम केंद्र का निरीक्षण कर बाहर निकल रहे दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में हर एक महीने में इसका निरीक्षण किया जाता है और रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन की तैयारी के लिए हम लोग संकल्पित हैं, पारदर्शिता और निष्पक्षता वातावरण में इलेक्शन हो। वहीं जिलाधिकारी ने मिथिला के लोगों को कहा कि इस बार के इलेक्शन में सभी मतदाता बढ़ चढ़कर अपना मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान प्रतिशत इतना अच्छा हो कि पूरे देश में इसका अच्छा पोजीशन बना रहे। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने, आइए आपको सुनाते हैं। किस तरह से पहले ओपन कब हुआ था ये देख लीजिए। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में हर मंथ किया जाता है वरीय पुलिस अधीक्षक और डीएमओ के द्वारा। तो उसी कड़ी में आज हम लोग इस माह के लिए कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अब जो हम लोगों का लोकसभा निर्वाचन है उसकी तैयारियों के लिए और हम सब लोग संकल्पित हैं कि फेयर और निष्पक्ष इलेक्शन हो और दरभंगा के लोग, मिथिला के लोग इस बार के मतदान में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और यहाँ का जो मतदान प्रतिशत है वो पूरे देश का रिकॉर्ड ब्रेक करे। हम ये मस्तिष्क ज्वर, एईएस, जेई, जापानी इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार इत्यादि को लेकर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शुक्रवार को वहीं आयोजित बैठक में इन बीमारियों को लेकर काफी सतर्कता बढ़ाने को कही और इस तरीके से किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए इसकी भी चर्चा की गई और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने सभी चिकित्सकों को तमाम तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए, साथ ही कंट्रोल रूम के संबंध में भी चर्चा की। साथ ही इस आयोजित बैठक में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने भी कई महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा। आपको भी दे देंगे, पर जैसा आपको सूचना मिलता है तो आप भी उनको दे दीजिए ताकि बाकी जो जनप्रतिनिधि है इनको भी हम लोग मिला के काम करेंगे तो अच्छा है। व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दूसरा, माइकिंग जरूर कराइए, जो प्रचार प्रसार, जैसे सर हमें बता रहे थे कि दिन में जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, बाहर जो खेलते हैं उसके चलते जो शाम में जो बिना खाए सो जाता है, ये कुछ लोगों को पता नहीं रहता है। कुछ पता भी रहता है तो नज़रअंदाज करते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में टीचर्स अगर बताएंगे वो अच्छा रहेगा। टीचर्स भी जो छोटे छोटे बच्चे उनका भी रहता है घर में, वो भी जाके बताएंगे। जैसा हम लोग भी, जैसा ये होली का पर्व आता है, रामनवमी का पर्व आता है, तो हम लोग गाड़ी में माइकिंग लगवाए हमारे जो सब पुलिस थाने की गाड़ी में, वो सब अभी होली में बहुत इफेक्टिव था। हम लोग सबको बोलते थे माइकिंग करो, क्योंकि हेजिटेशन होता है माइकिंग करने में। सब वो सोचता है कि क्यों फालतू में बात करें, क्यों बोलने में हो सकता है कि कुछ गलती हो तो सब हंसेगा, तो इसी के चलते कुछ बोलता नहीं। बट इस बार हम लोग क्या किए थे, ड्राइवर को, थाना प्रभारी को, कोई पदाधिकारी को चिन्हित करके इस बार माइकिंग के लिए लगाए। तो माइकिंग इफेक्टिव इतना रहता है, जाके नीचे उतर के बोलेगा डंडा लेके कि अब हटिए तो नहीं हटता, माइकिंग करने से जल्दी हटता। तो बोलेगा हटिए यहाँ से, पार्किंग क्लियर कीजिए, बोले से सब लोग सुनता है कि अपने आप हट जाता। तो माइकिंग जरूर कराइए, इसका प्रचार प्रसार अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। यूटिलाइज कर लीजिए। अभी जो चिकित्सक है सभी बेड वगैरह जहाँ रखना है, कंट्रोल रूम 24/7 चालू कर दीजिए। किसी भी दिन मुख्यालय वहाँ से करेगा। ड्रग और इक्विपमेंट जितना भी है उसकी तैयारी कर लीजिए। आशा तक को भी जो प्रिलिमिनरी जो आपका रहता है मेडिकेशन, उसका जानकारी दे दीजिए, जिसको प्राइमरी हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट एड टाइप का, जैसे फर्स्ट हैंड में है आशा ममता जो भी आप लोगों की है, उसको जानकारी रहे और उसका फर्स्ट एड करके ही वहाँ से निकले। और जो बाकी तो हम लोग चर्चा कर ही लिए, ORS का पैकेट और एक सभी MOIC की रमजान उल मुबारक महीने के अंतिम जुमातुल विदा यानी अलविदा की नमाज अदा की गई शुक्रवार को। वहीं अलविदा की नमाज अदा करने को लेकर मस्जिदों में नमाजों की भारी भीड़ देखने को मिली। दरभंगा के बाकरगंज मस्जिद में हजारों लोगों ने अलविदा की नमाज अदा की।
अलविदा नमाज की तस्वीर है दरभंगा के लहरियासराय स्थित बाकरगंज जुम्मा मस्जिद की, जहां मौके पर कई नमाजियों की भीड़ उमड़ी थी। जहां एक तरफ 3 मंजिला मस्जिद पूरी तरीके से नमाजियों से भर गया था। उसके बाद लोग मस्जिद के बाहर मुख्य सड़क पर भी भारी संख्या में नमाज अदा कर रहे थे। रमजान का महीना अब रुखसत होने वाला है। आज शुक्रवार यानी जुम्मा को रमजान का 25 रोजा पूरा हो चुका है और अब सिर्फ 5 ही रोजा बच गए हैं। रमजान और मुबारक महीने के अंतिम अलविदा की नमाज अदा करने आए हुए कई नमाजियों से हमने बात की, तो इन लोगों ने जहां ईद आने की खुशी जाहिर की, तो वहीं पाक महीना रमजान के जाने का इन लोगों को गम भी था। रमजान मुबारक का यह चौथा जुमा था, यह अलविदाई जुमा जिसे कहा जाता है। इस जुमा में बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ जितने भी हमारे मुसल्लियान हजरात हैं, जितने भी लोग हैं, आपने देखा भी होगा, हुजूम उमड़ता हुआ एक सैलाब की शक्ल में आया। रोडों पर लोगों की भीड़ थी। बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद इत्तफाक के साथ लोगों ने नमाज अलविदा अदा किया है। और इसमें सदका फित्र के ताल्लुक से बात कही गई है। हमारे जो बहुत सारे मालदार हजरात हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो ज़कात भी निकालें। बहुत सारे लोग सदका फित्र का मामला आता है सामने, वो सदका फित्र भी लोग अपने एतबार से वो अदा कर रहे हैं। और जो अभी अलविदाई जुमा में जो बयान हुआ है, उस बयान में पूरे आलम के लिए दुआ किया गया है कि अल्लाह ताला पूरे आलम में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, या कोई भी बिरादर के हमारे भाई हैं, उन तमाम भाइयों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ दुनिया में रहते हुए ज़िंदगी गुजारना है। एक दिन सबको चले जाना है। इस एतबार से दुआ भी हुई है, सब लोगों ने दुआ भी किया, दुआ पर आमीन भी किया। अल्लाह ताला कब किसकी दुआ कबूल करते, किसको क्या खबर है। जहाँ तक सदका फित्र की बात थी, तो सदका फित्र का जो ऐलान हुआ है, कई जुमा से ऐलान हो रहा था कि एक आदमी 60 रुपये अदा करेंगे निस्फ़े सा गेहूँ, जो मौजूदा वज़न के एतबार से जो 1 किलो 692 ग्राम के बराबर होता है, जिसकी कीमत 60 रुपये है। और एक सा वो खजूर, किशमिश, मुनक्का जौ अदा करेंगे, पनीर अदा करेंगे, जिसका जो वज़न होता है मौजूदा वज़न के एतबार से वो 3 किलो 384 ग्राम के बराबर होता है। उस एतबार से वो अदा करेंगे। हर वो शख्स जो साहिब निसाब है, जिन पर सदका फित्र वाजिब है, उनके लिए ज़रूरी है वो अपनी तरफ से, अपने नाबालिग औलाद की तरफ से वो सदका फित्र वो अदा करेंगे, ताकि गरीबों की भी खुशी उनकी खुशी में शामिल हो जाए। जिस तरह उनके बाल बच्चे, उनके घर के तमाम लोग, हर फर्दो बशर ईद में खुशियाँ मनाएंगे, उनकी खुशी में वो गरीब बच्चे, वो गरीब बच्चियाँ, वो यतीम, वो टूअर, वो मिस्कीन, वो फ़कीर, वो तंगस, वो मुहताज भी उनकी खुशी में वो शामिल हो जाए। इस एतबार से उन्हें अदा करने का भी आदेश दिया गया है। सर, ईद आने वाली है, ईद को लेकर देशवासियों से क्या आपका ऐलान है? ईद को लेकर तमाम देशवासियों से हमारा ऐलान यही है कि तमाम लोग जिस तरह रमज़ान मुबारक में बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ अल्लाह की मदद शामिल रही, उन्होंने रोज़ा रखा, तरावी की नमाज़ें अदा किया जमात के साथ, नवाफिल की पाबंदी किया, नवाफिल की पाबंदी किया, कसरत तिलावत किया, दुआओं का एहतमाम किया। ये करने के बाद वही लोग नमाज ईद उल फित्र अदा करेंगे जिन लोगों को ये खुशियाँ शामिल हुई हैं। इंशाअल्लाह खुशी ब खुशी, जिस तरह रमज़ान मुबारक का महीना अब गुज़र रहा है, अलविदाई जुमा भी अब गुज़र गया है, चंद अय्याम बाकी हैं। इन चंद अय्याम में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम तमाम की तमाम तर इबादात को, खा वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़िक्र तिलावत हो या कसरत दुआ हो, इन तमाम तर चीज़ों को अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। ईद उल फित्र तक हम तमाम को अल्लाह ताला ले जाए। इंशाअल्लाह नमाज शुक्राना हम तमाम अदा करेंगे प्यार और मोहब्बत के साथ। इसी तरह हम तमाम देशवासी के लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। सर, आपने आज दुआ किया है सारे मजहब के लोगों के लिए, हर एक मजहब के लिए हैं। इस्लाम के अंदर कोई भेद नहीं है। इलेक्शन आने वाला है, नेता जो है आपस में भड़काएंगे, इस तरह क्या आप आवाम को, सारे मुस्लिम तमाम हम सिर्फ मुसलमान की बात हम नहीं करते हैं। देखिए, जब सैलाब आएगा एक फूस के घर को वो ढाके नहीं ले जाएगा, बल्कि वो संगे मरमर के महल पर भी वो रहम नहीं करेगा। इसलिए तमाम मुसलमानों से नहीं, बल्कि हिंदू भाई हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन, जितने भी भाई हमारे हैं, खा वो कोई भी मजहबी फिक्र के से ताल्लुक़ रखते हों, उन तमाम लोगों से हम कहते हैं कि अपना एक एक वोट को वो कीमती बनाएं, एक एक वोट को ज़ाये और बर्बाद होने से बचाएं। रमज़ान का महीना है, ये एक्चुअली एक साल के अंदर एक महीना, तो साल भर इबादत का महीना है, लेकिन पर्टिकुलरली एक महीना जो ये रमज़ान का है, वो ख़ास तौर से इबादत का महीना है।
जितना भी आपने गलत काम किया उस काम को खत्म कर दीजिए। रमज़ान का महीना ही, रमज़ान का अर्थ ही होता है कि जो बुराइयों को जला के खत्म कर देना। तो एक महीने के अंदर जो हम लोग इबादत करते हैं वो अल्लाह से ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि हम में जो बुराइयां हैं उनको दूर कर दे, अच्छाइयाँ ला दे, भाईचारी ला दे, इंसानियत ला दे। इस्लाम का मानी होता है टोटल सरेंडर बिफोर द गॉड। अगर अल्लाह के सामने टोटल सरेंडर का मानी क्या हुआ कि जो अल्लाह का बनाया हुआ रास्ता है उसी पर चले, यानी हम गलत नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, बेईमानी नहीं करें, नफरत नहीं पैदा करें, चाहे वो जात के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, किसी प्रकार का नफरत नहीं होना चाहिए। अल्लाह क्या कहता है, बंदो साहिब मोहताज गनी एक हुए, जब तेरी सरकार में आए तो सभी एक हुए, न कोई बंद रहा और न कोई बंद नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार। यहाँ कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई जात के आधार पर न कोई धर्म के आधार पर। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सब भाई भाई हैं, न काले गोरे की तमीज़ है, न रीजन की तमीज़ है, न जो है तो धर्म का कोई अंतर है। कोई भी धर्म के मानने वाले हों सब बराबर है खुदा के सामने। इसलिए चाहे एक बादशाह हो चाहे एक नौकर हो, एक ही सब में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है। यही इस्लाम की सीख है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 4 वर्षीय स्नातक शैक्षिक सत्र 2024-28 CBCS 2023 अधिनियम के तहत प्रथम सेमेस्टर में नामांकन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय मीडिया सेल की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सेल के समन्वयक प्रोफेसर हरे कृष्णा सिंह ने इसको घोषणा करते हुए छात्र हित में नामांकन कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि नामांकन की अधिसूचना 16 अप्रैल को प्रकाशित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी छात्र हित के मामले में अत्यंत सजग और संवेदनशील है। सत्र नियमित रहे, समय पर नामांकन हो, समय पर परीक्षा हो और समय पर परीक्षा फल प्रकाशित करने के साथ ही छात्रों को उनके सभी आवश्यक अंक पत्र और प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाए। इसके लिए कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है। इसी के तहत उनके निर्देश पर विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार यादव ने विश्वविद्यालय अंतर्गत 43 अंगीभूत एवं 35 संबंध महाविद्यालय में 37 विषयों में उपलब्ध 3,05,449 सीट पर स्नातक के नए शैक्षिक सत्र के नामांकन एवं वर्ग संचालन आरंभ करने का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि नामांकन के लिए 500 रुपए शुल्क के साथ 20 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। 29 मई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र और शुल्क स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन आवेदन शुल्क 500 और विलंब शुल्क 200 रुपए, कुल 700 रुपए के साथ 30 और 31 मई को ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। 1 जून 2024 को अस्थायी चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में 2 एवं 3 जून तक मेजर सब्जेक्ट और कॉलेज सहित कोई भी सुधार के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पहली चयन सूची 7 जून को प्रकाशित की जाएगी। प्रथम चयन सूची के आधार पर संबंधित कॉलेज में छात्रों की काउंसलिंग और नामांकन का कार्य 11 से 20 जून तक संपन्न हो जाएगा। कॉलेज को निर्देश दिया जा रहा है कि वह नामांकन से संबंधित अद्यतन आंकड़ों की प्रविष्टि डैशबोर्ड पर 21 से 24 जून तक कर ले। इसके बाद दूसरी चयन सूची 27 जून को प्रकाशित की जाएगी। इसके आधार पर 1 जुलाई से 5 जुलाई तक चयनित छात्र छात्राएं संबंधित महाविद्यालय में नामांकन ले सकेंगे। नामांकित विद्यार्थियों के आंकड़ों की प्रविष्टि डैशबोर्ड पर कॉलेजों को 8 जुलाई तक कर देनी होगी। 9 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। पारदर्शी नामांकन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चारों जिले में अलग अलग नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने अपने यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के निर्देश में स्नातक 2024 से 28 के नामांकन का विस्तृत कार्यक्रम प्रकाशित किया है। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू यादव, जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर विकास कुमार ने भी नामांकन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। पदाधिकारी है उनको वो सूचना जाएगी, वो हमको देंगे तो मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करके चाहूंगा कि 72 घंटा तो एक समय सीमा है, मैं उससे पहले ही उसको निदान करूं। तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय में एक सेल गठित कर दिया जाए कि अगर कुछ छात्र डायरेक्ट वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं आगे। ऑटोमेटिक सेल ही है ये DSW के रूप में कार्यालय जो चल रही है, वो यदि कोई बच्चे इस तरह का हमसे संपर्क करते हैं तो मैं तुरंत एक्शन लेकर के अपने वो जो सेल जो काम कर रहा है UMIS उसको मैं तुरंत सूचना देता हूँ और वो उस पर काम करता है और हमें इन्फॉर्म भी करता है।
तो क्या हर शाम जो है सो अपडेट लेते रहेंगे कितना आज? बिल्कुल मैं हर शाम पिछले भी नामांकन के समय मैंने सब एडमिशन का लेटेस्ट अपडेट वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया था कि हमारा आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, ये हुआ। और दूसरी बात है कि जो माननीय कुलपति महोदय इस बार बहुत सजग है कि इस तरह की कोई भी समस्या नहीं हो। जो पदाधिकारी को काम दिया गया है वो समय पर काम करेंगे, तत्परता से काम करेंगे, और किसी तरह की यदि परेशानी आती है तो वो खुद उसका निदान ढूंढेंगे। कहें उनका सजेशन। विश्वविद्यालय प्रशासन ये चाहेगी कि इस बार भीड़ न लगे छात्रों का विश्वविद्यालय में? बिल्कुल नहीं भीड़ लगेगी। नामांकन आप बात जब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, अलग अलग नोडल का बाद में यही आता है कि विश्वविद्यालय से जाके आना ही नहीं है, छात्र अपने नोडल। अगर ये सवाल आएगा, सुनिए, इसके आप कहें कि जो महाविद्यालय में बीए का एडमिशन होता है और आपके हमारे प्रधानाचार्य जो बगल में है वो एडमिशन कमेटी के मेंबर हैं, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह आया था कि जितना सीट किसी कॉलेज में है विषय वाइज उसको माने पर डे के हिसाब से उसको एवरेज में बांट करके उतने ही बच्चे को बुलाया जाए, जिससे कि महाविद्यालय उसके कागजात का वेरिफिकेशन उचित ढंग से और सही तरीके से करके उसको नामांकन ले और नामांकन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी बात है कि आप कहेगी समस्या उत्पन्न वेबसाइट से संबंधित, तो हमारा 20 अप्रैल से जो है 29 मई तक है। एक पत्रकार बंधु ने बोले कि आप सीबीएसई के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा जो सवाल था उसका जवाब दीजिए पहले। वो उसका भी आ रहा हूँ। तो यदि हमने 29 तारीख तक रखा है अपना, 29 मई तक, और 29 मई से लगता है कि जो 15-20 दिन हमको सीबीएसई के बच्चे को भी रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद समय मिलेगा। और चूंकि इतनी लंबी समय है, वेबसाइट हमेशा 1-8-2 घंटा के लिए हो सकता है कि बाधित हो, लेकिन इतने दिनों के लिए तो बाधित नहीं होगी। 4 जिले की बात है, 1-2 घंटा में हजारों विद्यार्थी का पैसा फंस जाता है, पैसा फंस जाएगा और लाइन में लग जाएंगे। नहीं, पैसा ये मूल समस्या है। आपने बताया कि पैसा फंस जाता है, तो मैं चाहूंगा कि उसको 48 या 72 घंटे के अंदर उस बच्चे का पैसा उसके खाते में वापस भेज दिया जाए, यदि वो सक्सेस नहीं होते हैं। तो फिर छात्रों का समस्या का समाधान कैसे होगा? नहीं, यही तो समाधान है, ये कि जब यदि वो फंस गया तो उसके पैसा को वापस करूंगा, फिर वो अपना कर लेंगे। और मेरी जानकारी और पर्टिकुलर अगर हम अपने महाविद्यालय की बात करें तो ऐसा बच्चों को भेजा नहीं जाता है। बच्चे को जानकारी नहीं रहती है, इसलिए वो सीधा विश्वविद्यालय चला जाता है। हमने महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय की तरफ से भी इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है कि बच्चे विश्वविद्यालय जाए ही नहीं, सारा काम महाविद्यालय में होता है। यहाँ पर उनके जो समस्या है उसका निदान मैंने ढूंढ के उसका स्टेटमेंट बना के हर सप्ताह और जैसे जैसे विश्वविद्यालय मांगता है वो दिया जाता है। बच्चों को जानकारी के अभाव में बच्चे विश्वविद्यालय चले जाते हैं। वो काम जिज्ञासा दिलाना या कोऑर्डिनेट करना महाविद्यालय का काम है। निश्चित महाविद्यालय वो सारी सूचना पट पर समय समय पर प्रेस विज्ञप्ति निकाल के अखबार में वो देता है। और विश्वविद्यालय भी कोई भी इस तरह का कार्य होता है, विश्वविद्यालय भी पहले ये सूचना देता है कि आप महाविद्यालय में जाइए, विश्वविद्यालय में सीधे नहीं आइए। और महाविद्यालय भी उस तरह की सारी व्यवस्था किए हुए है। और धीरे धीरे बच्चों को भी धीरे धीरे उसकी जानकारी हो रही है और धीरे धीरे विश्वविद्यालय में भी बच्चों की भीड़ कम हो रही है। तो जैसे जैसे जानकारी बच्चों को मिलेगी, अभिभावक को मिलेगी, तो ये निश्चित इसका निदान संभव हो पाएगा। ठीक, धन्यवाद। दरभंगा से इस वक्त की काफी दुखद खबर सामने आई है। एक महिला की मौत हो गई है। मामला आत्महत्या का भी बताया जा रहा है। तमाम घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दरभंगा शहर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आजम नगर से हत्या या आत्महत्या करने की खबर सामने आ रही है, जहां 37 वर्षीय महिला निर्मला देवी की मौत जहर खाने से हुई है। यह बात मृतिका की बेटी ने बताई। महिला की मौत पर हत्या का भी संदेह जताया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम सच्चाइयों का खुलासा हो सकेगा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रात में महिला की अपने पति के साथ कुछ कहासुनी हुई थी। इसके बाद महिला की बेटी ने बताया कि उसकी मां रूम में चली गई और गेट बंद कर लिया, जहां लोटे में पानी के साथ जहर मिलाकर वह पी गई। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। बोलो, डरना नहीं, बोलो बेटा बोलो। नहीं, अब तुम्हारे मम्मी कहाँ है? मम्मी
क्या हुआ मम्मी को? मर गया? कैसे मरी है? दवा जहर खाते। कौन खिलाया जहर? खुद दे खाई है। आप देखे हैं? नहीं। तो फिर कैसे कह रहे जहर खा के मरी है? वो सब कह रही थी। कौन सब कह रही थी? दीदी कह रही थी। कोई देखा है जहर खाते हुए? नहीं पता, कह रही थी। तुम्हारा क्या नाम है? साक्षी। कै बहन हो? 4। भाई? 3। भाई? भाई 1। बड़ी बहन का क्या नाम है? मुस्कान। मझली का? शिक्षा। और बहन का? और नहीं है। एक बहन है, 2 बहन हुआ, 3 बहन हो। तुम्हारा क्या नाम है? साक्षी। भाई का क्या नाम है? आशीष। मम्मी का क्या नाम था? निर्मला देवी। पापा क्या नाम है? संतोष सा। क्या हुआ बताओ? कैसे क्या हुआ बताओ, पूरा बात बताओ, सही सही बताओ। रात में पापा मम्मी ने झगड़ा बात हुआ ना। हाँ। चली गई, रूम से बाहर चली आई। कौन? मम्मी। अच्छा। मैं इससे बोली ना मम्मी रूम में चलने के लिए, तो मम्मी मेरे को गाली दे के ना मतलब भगा दी। फिर हम दोनों भाई ना दूरी पे ही बैठे रह गए मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि ये ना कितना बार कर चुकी है। कितना बार कर चुकी, तो जिसका ध्यान हम लोग को डर था, तो हम दोनों भाई बहन वहाँ पे बैठे हुए थे ना, तो ये घर में चली गई। मेरे को भी बोली कि ना चल सब मार बेटी पी के अब मर जाए। क्या की पी है? क्या नाम है मम्मी का? गोटी क्या टाइप का था, लेकिन हम लोग को बोल रही थी कितना बार अटैक। तुम देखी थी पॉइजन खाइए तो नहीं देखी थी, बट ना लोटा में था थोड़ा। तुम्हारा क्या नाम है? जो मरी है कौन है तुम्हारी? क्या नाम मम्मी का? निर्मला देवी। पापा का? घर कहाँ पर है? महिला का हत्या हुआ है, क्या कहेंगे? खाना खाया बोले 2 लाइन गाली देख लिए कि भाई बुआ की जल करेगी, बंद कर लिया। वही बज रहा था, रूम में चले गए। उस रूम में धिया पूता भी सोती थी। हम सोचे उस रूम में चले जाएंगे, क्या लावा पास की रात में, तो फिर झगड़ा माली गाली की ना करेगी। नीचा बिछाए तो कभी नीचा हो सोते थे, कभी ऊपर सो जाता था, इसके साथ भी सोते थे। रात में निकली, हम लोग 2 मिनट हुआ गेट लगाया हुआ कि बेटी तो हल्ला करने लगा कि मम्मी कुछ खा ले, पानी में घोट के लड़का वाला कुछ खा ले, कुछ खा ले। तो अब हम 5 मिनट भी नहीं लगा, 5 मिनट के अंदर फौरन जाके यहाँ से करोड़ 80 रुपए किलो। डॉक्टर साहब नहीं थे उस समय, फौरन लेके क्या कहता है सब्बीर साहब। हाँ क्या करें? वहीं पर सब्बीर साहब देखिए 5 मिनट में क्या खाई नहीं खाई भगवान जाने, 5 मिनट के अंदर ही पूरा। ये कुछ लोग बता रहे हैं कि आप लोग मारपीट किए थे। जी नहीं, सब गलत। उसकी हत्या हुई है, उसका गार्जियन भी उस लड़की के पिता ही बता रहा है कि बच्चा की हत्या किया गया है। नहीं, ऐसा गलत। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ पर घर है? यही है सर, इसी का भी है। जहां एक तरफ आज अलविदा की नमाज अदा हो रही थी दरभंगा के मस्जिद में, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने जनसंपर्क अभियान चलाया और अलविदा की नमाज अदा करने पहुंचे नमाजियों से मुलाकात की और कई लोगों से बातचीत भी की और नमाजियों से हाथ भी मिलाया। वहीं लोगों ने आश्वासन भी दिया। यह तस्वीर है दरभंगा के टावर चौक के पास की, जहां अलविदा के नमाज अदा करने आए हुए लोगों के पास ललित यादव पहुंचे थे। वहीं उनके साथ साथ पूर्व महापौर दरभंगा नगर निगम के ओम प्रकाश खेड़िया, निगम पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद उर्फ नारद जी, वैजयंती देवी खेड़िया सहित अन्य कई कार्यकर्ता इस जनसंपर्क अभियान में साथ दिखे। अलविदा का नमाज है और जनसंपर्क अभियान में चला रहे हैं। का प्रत्याशी बनाया गया है। हम लोग जनसंपर्क अभियान में निकले हुए हैं। जनता मालिक से हम लोग 19 अप्रैल को नामांकन कर रहे हैं। कर्पूरी चौक नेशनल ग्राउंड से सभी मतदाता मालिक को हम लोग प्रदान करने और सभी मतदाता मालिक को निमंत्रण स्वीकार देने और आमंत्रण देने हम लोग घूम रहे हैं। बड़ी संख्या में जन समर्थन हमको प्राप्त हो। ऐसा हमको लगता है आज तक किसी प्रत्याशी को कितना जन समर्थन नहीं मिला, जितना हमको जन समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है।
जन आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमको लग रहा है कि ऐतिहासिक। एक वीडियो वायरल हो रही है, सम्मान के साथ साथ बेइज्जत भी किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देखे हैं। आपको यहाँ की जनता, मतदाता मालिक आपको लोकसभा में भेजे, दरभंगा की आवाज़ बने, आप दरभंगा का आवाज़ बने, दरभंगा का मान सम्मान बढ़ाए। इन्होंने मान सम्मान नहीं बढ़ाने का काम किया, दरभंगा का आवाज़ नहीं बन के रहे, उल्टा उन्होंने दरभंगा में जो एम्स का निर्माण हो रहा था उसमें वो आप देखे होंगे ओपनिंग से जहाँ मीटिंग पूरा हुआ था 10-9 लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि एम्स का निर्माण यहाँ नहीं हो। और मेरा एम्स दरभंगा का, जब दरभंगा में ये घोषित हो गया एम्स बनेगा तो आप बाधक कैसे बन सकते हैं? दरभंगा की आवाज़ है, दरभंगा के विकास में आपको कदम कदम मिला के चलना चाहिए। दूसरे जगह से मांग उठने लगी कि एम्स को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए। हम लोग सड़क से सदन तक इस मामले को उठाए और हम लोग हंगामा किए, पदयात्रा किए, हम लोग सभा किए कि एम्स नहीं बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। हम पुनः दरभंगा के मतदाता मालिक को भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग एम्स का निर्माण, जैसे हम यहाँ से दरभंगा से लोकसभा चुनाव लिए जाते हैं, 1 महीना के अंदर हम एम्स का निर्माण प्रारंभ कर रहे हैं। अलविदा की नमाज को लेकर दरभंगा में काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। शांतिपूर्ण वातावरण में अलविदा की नमाज संपन्न हुई। अलविदा की नमाज को लेकर शुक्रवार को दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण वातावरण में अलविदा की नमाज को संपन्न करने को लेकर दरभंगा में अलग अलग मस्जिदों के पास अच्छी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, ताकि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके और शांतिपूर्ण वातावरण में अलविदा की नमाज अदा हो सके। और खास तौर से अलविदा की नमाज में पूरे मिथिलांचल और दरभंगा का सबसे बड़ा मस्जिद कहलाने वाला लहरियासराय स्थित बाकरगंज जुमा मस्जिद के पास काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा टावर चौक के पास भी काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल तैनात थी। का नमाज हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किया गया है? नहीं, सुरक्षा हो रहा है कि रास्ते पर होता है नमाज, इसलिए गाड़ी घोड़ा का नहीं जाना दिया जा रहा है। होने के बाद रास्ता क्लियर हो जाएगा। कितने देर तक ये चलेगा सर? वही 1:15 तक। अच्छा, जैसे नमाज खत्म हो जाता है खुल जाएगा रास्ता। अच्छा, अभी ये कौन सा जगह है सर? ये दारू भट्टी चौक है। अच्छा, कहाँ पे ये जो सुरक्षा आगे भी देख रहे बेलवा का? जहाँ मस्जिद है ना, जहाँ नमाज होना लो वहीं पे क्या समझा देना है कि नमाज ज्यादा होने जा रहा है, 1 घंटा के लिए रोका गया, पूरा मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, कोई गाड़ी नहीं जाएगी।